हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीएस और आईएएस के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग हम 20 से 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपका गुफाओं से संबंधित है। जो धार्मिक विश्वासों में कौन सा तथ्य सही है, तो ये आपको बताना है। इधर की साइड गुफाएं दी गई हैं और मान्यताएं इधर की साइड दी गई हैं। तो इनमें से जो सही है वो देख लेते हैं डायरेक्टली हम, क्योंकि हमें तो आंसर देखना है एक तरह से कौन सा सही है। तो 3 और 4 इसमें से जो है सही है। एलिफेंटा की गुफाओं के अंदर जो विश्वास एक तरह से प्रकट किया जाता है वो किन में? भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप एक तरह से एलिफेंटा की गुफा से पता पड़ता है। और चौथा, कार्ले एवं भंज की जो गुफाएं हैं लोनावाला में, वो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और जो बाकी के जो दो गलत कैसे हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं के अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हिंदू धर्म के अलावा प्राकृतिक एक तरह से चित्र वगैरह भी इसमें छपे हुए हैं और जैन धर्म से संबंधित नहीं है ये। और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन भारत में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही है डायरेक्टली देख लेते हैं, 1 2 4। यानी पहला सही है, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन प्रचलित था प्राचीन काल में। और आपका रोगों के निदान की विधियां प्रयोग की जाती थी। और चौथा आपका विभिन्न प्रकार के पादपों का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। ये जो तीसरा है वो गलत क्यों है? शल्य क्रिया के बारे में अज्ञानता थी। तो आपको पता है सुश्रुत जैसे कई सारे जो ऋषि मुनि थे जो शस्त्र क्रिया को एक तरह से शस्त्र क्रिया के बारे में पता पड़ता है उनके जो लेख वगैरह हैं उनसे। देखिए, भारत में सर्वप्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई थी कर्नाटक क्षेत्र में। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा निम्नलिखित संस्थानों में से किन की शुरुआत करी गई थी? जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, ये द्वारा से आ गया है। सिविल सेवा पुलिस के संगठन में न्यायिक सेवा का जो है गठन नहीं किया था इन्होंने। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा काल बड़े गोपुरम और मंडपों के लिए उल्लेखनीय है? यह है विजयनगर साम्राज्य। लखनऊ समझौता 1916 संबंधित था भारत सरकार की संरचना से और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के संबंध से। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। उदार उदार राष्ट्रवादी की आम लोगों में गहरी आस्था थी। तो ये गलत है पहला। दूसरा, क्रांतिकारी आतंकवाद का व्यापक जनाधार नहीं था। ये सही है बिल्कुल। देखिए, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा वर्ष 1940 में प्रस्तावित अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से सही कौन सा है? 1 और 3 सही है। तो पहला कौन सा है? इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। बिल्कुल दिया था। इसने अल्पसंख्यकों की मांग की उपेक्षा की थी। ये गलत है, उपेक्षा नहीं की थी, उन्होंने रखा था अल्पसंख्यकों की मांगों को। और इसने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विस्तार का प्रस्ताव रखा। तो पहला और तीसरा जो है सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शास्त्रीय संगीत बनाम पश्चिम शास्त्रीय संगीत के विषय में सही नहीं है? तो जो सही है उनको देख लेते हैं पहले। माधुर्य एवं लय दोनों संगीतों में समान है। पश्चिम शास्त्रीय संगीत संतुलित अनुपात पर आधारित होता है तथा माधुर्य, समरसता और प्रतिरूप पर निर्भर करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत स्वर और ताल पर आधारित है। तो जो सही नहीं है वो ये सही नहीं है। भारतीय संगीत अनिवार्यतः बहुस्वरात्मक होता है। ये आपको पता है 7 स्वर होते हैं इसमें, बहुस्वरात्मक अपने आप में नहीं होता। तो ये गलत हो जाता है अपने आप में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन R5 के रूप में जाना जाता है? ये आपका ब्रिक्स। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही है ये बताना है। तो ये पहला सही है, योजना आयोग से भिन्न नीति आयोग में सचिव नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है, इसे छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो उसका नाम है विभागीय स्थायी समिति। भारत का संविधान संघ से राज्यों को आर्थिक संसाधनों के हस्तांतरण की व्यवस्था किस प्रकार करता है? तो इसमें 1 और 3 सही है। यानी 1 करों के विभाजन द्वारा और अनुदान द्वारा, उधार द्वारा नहीं है। ना ही पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुदान देता है ये। तो पहला और तीसरा सही है। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का के गांधीवादी सिद्धांत में सम्मिलित है। गांधीवादी सिद्धांत इनमें से कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला, दूसरा, चौथा है।
पहला क्या है, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक औषधियों को प्रतिबद्ध करना। दूसरा क्या है, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं का वध प्रतिषिद्ध करना, उनकी नस्लों में सुधार करना। और चौथा कौन सा है, ग्राम पंचायतों का गठन। स्त्री व पुरुष दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नहीं है। और नीति निर्देशक तत्व जिन्होंने नहीं देखे एंड में आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, देख लेना उन्हें, वीडियो बनाया था मैंने अलग से। कि भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही है उन्हें देख लेते हैं। यह पर्यावरण संबंधी किसी भी वैधानिक अधिकार का प्रवर्तन करता है, ये बिल्कुल सही है। आरंभ में इसके 5 पीठ स्थल स्थापित किए गए हैं, सही है। यह त्वरित पर्यावरण संबंधी न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो सही नहीं है वो कौन सा है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार विचारणा करता है, ये गलत है आपका। भारत में पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो सही है वो केवल एक सही है, यानी उनका गठन सामाजिक और आर्थिक समावेशन की पूर्ति के लिए किया गया है, और ये वाला बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक उत्तरदायित्व का स्पष्ट, ये जनप्रतिनिधियों का जो उत्तरदायित्व है वो इसमें नहीं बताया गया है 73वें 74वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा एक क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, एंड में वीडियो आ जाएगी, नीति निर्देशक तत्व आप अच्छे से देख लेना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये आता है आपका नीति आयोग के अंतर्गत। आनुवंशिक जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो कभी कभी समाचार पत्रों में रहता है, संबंधित है सजीव प्राणियों के जीन के मानचित्रण से। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये कहीं ना कहीं रहा है ये समाचार पत्रों में अभी। जलीय बायोम जैवमंडल का सबसे बड़ा भाग धारण करता है और जलीय परतंत्र के ऊपर भाग का धारण किया जाता है प्लैंकटन द्वारा। सबसे ऊपर क्या होते हैं, प्लैंकटन होते हैं। थर्मोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित करने से कौन सा सही है। तो सही जो है 1 और 2 है, देख लेते हैं। इन पॉलीमर में द्विबंध संरचना होती है, ये गर्म करने पर नरम व ठंडा होने पर कठोर हो जाते हैं, ये दोनों सही हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में। परतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ये सत्य है पहला वाला ही, प्राथमिक उपभोक्ता की अपेक्षा उत्पादनकर्ता अधिक होते हैं, इसे ध्यान में रखें। प्राथमिक उपभोक्ता की अपेक्षा उत्पादनकर्ता अधिक होते हैं, ये होता है परतंत्र के अंतर्गत सत्य। ऑप्टिकल फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना। जो सही है 1 और 2 है, तो देख लेते हैं क्या है। प्रकाश लगातार आंतरिक परावर्तन के माध्यम से संचालित होता है, आपको पता होगा आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। और दूसरा है आपका वाईफाई हॉटस्पॉट उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा इंटरनेट आच्छादन में सुधार किया जा सकता है, तो ये याद में रखना है। और तीसरा जो गलत क्यों है, संचार के अन्य केबलों के विपरीत ये ध्वनि के स्पंदन के रूप में जानकारी का संचरण करते हैं, ये ध्वनि के रूप में नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। राष्ट्रीय निवेश कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आपका सही कौन सा ये बताना। तो पहला सही है, देख लेते हैं क्या है ये। यह वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों को रखा गया। विनिवेश आपको पता होगा क्या होता है, यानी सरकारी जो कंपनियां हैं या उपक्रम हैं उनमें से सरकार क्या अपना हाथ खींच लेती है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है एक तरह से, यानी कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनी हिस्सेदारी को कम कर लेती है, तो ये होता है विनिवेश, और ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, इस किसी नियोजन की परिसंपत्ति के अनुरक्षण या रखरखाव पर किया गया व्यय निम्नलिखित किस प्रकार का व्यय है। तो ये गैर योजनागत व्यय है। तो अभी हाल ही के बजट में क्या हुआ है, गैर योजनागत और योजनागत व्यय को मिला दिया गया है, ये ध्यान में रखना है, इस वजह से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। ये कथनों पर विचार करना, कौन सा सही है ये बताना। ये दोनों ही सही है, देख लेते हैं। एक सामान्य वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी मांग में कमी होती है और कमी होने पर कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, एक गिफिन वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग में वृद्धि होती है और कीमत में कमी होने पर मांग में कमी होती है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय पसंदीदा राष्ट्र एक देश द्वारा दूसरे देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रदान किए जाने वाला दर्जा है। यह एक प्रावधान है विश्व व्यापार संगठन का है, ये ध्यान में रखना। विश्व व्यापार संगठन ने ऐसी
निकाला था सर्वाधिक पसंद और 4। तो देख लेते हैं क्या क्या है 1 2 4। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाह्य सहायता और बाह्य वाणिज्यिक उधार। निर्यात जो है नहीं शामिल किया जाता है पूंजी खाते के अंतर्गत, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही बताना है कौन सा है। तो इनमें से तो एक भी सही नहीं है, तो इनका देख लेते हैं। विगत दशक के दौरान भारत और चीन के मध्य व्यापार निरंतर बढ़ा है, तो ये निरंतर जो बढ़ा है वो गलत है एक तरह से। और विगत दशक के दौरान भारत का निर्यात निरंतर बढ़ा है, तो भारत का निर्यात कहाँ बढ़ा है? भारत का तो आयात बढ़ा है चीन से। व्यापार सुगमता करार यानी टीएफए के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं जिनमें सही बताना है कौन सा है। तो सही है 1 और 2। देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसमें पारगमन वस्तुओं सहित वस्तुओं के शीघ्र गमन, मोचन एवं क्लियरेंस के प्रावधान हैं। दूसरा क्या है? यह व्यापार सुगमता और सीमा शुल्क लागू करने के मुद्दे पर सीमा शुल्क तथा अन्य समुचित प्राधिकरण के बीच प्रभावी सहयोग का भी उपाय करता है। तो ये दोनों सही हैं बिल्कुल, और ये बिल्कुल गलत हैं। ये दोनों दिए गए हैं, थोड़ा सा इन्हें भी देख लेते हैं। डब्ल्यूटीओ के 1/3 सदस्य इस प्रकार को औपचारिक रूप से स्वीकृत करेंगे तब यह अस्तित्व में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जब डब्ल्यूटीओ के 1/3 सदस्य इस करार को औपचारिक रूप से इस समझौते को स्वीकृत करेंगे तो इसके सभी सदस्य देशों पर लागू हो जाएगा, ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है इसमें। तो पहला और दूसरा ही सही है। देखिए प्रश्न है ये स्टेटमेंट दिए गए हैं या संस्थान दिए गए हैं, इनमें से बताना है किन संस्थानों की उत्पत्ति ब्रिटेन वुड सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ब्रिटेन वुड सम्मेलन में हुई थी। किन की उत्पत्ति हुई थी? तो ये हुई थी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, और आपकी हुई थी IMF की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, और हुई थी आपकी व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता यानी गेट, जो कि अब WTO के नाम से जाना जाता है। तो UNO की नहीं हुई थी, ब्रिटेन वुड सम्मेलन से। स्वच्छ भारत उपकर अधिरोपित है, यानी स्वच्छ भारत भारत जो उपकर है वो किन चीज़ों पर लगाया जाता है? वस्तुओं पर, सेवाओं पर। तो आपको पता होगा सेवाओं पर लगाया जाता है, 0.5% लगाया जाता है। और इसी प्रकार कृषि कल्याण जो शेष लगाया गया है वो भी सेवाओं पर ही लगाया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाद क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है? तो ये आपको पता होगा अमेजन नदी का है सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र। एक छोटा दुर्लभ पक्षी ब्लैक बाजा दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत में यह कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ये आपका दक्षिण भारत में तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और बांधवगढ़ वैसे बता देता हूँ, बांधवगढ़ कर्नाटक में आपका, और पेरियार जो है आपका केरल में है। ये उनमें से कौन सा कथन एल नीनो प्रभाव के संबंध में सही नहीं है? तो जो सही है उनको देख लेते हैं। यह समुद्री जल की सतह के तापमान में वृद्धि करता है, यह दाब एवं पवन के वैश्विक पैटर्न का प्रभावित करता है, यह विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक बाढ़ और सूखे के लिए उत्तरदायी है। तो ये तीनों सही हैं। जो गलत है वो क्या है? यह प्लैंकटन की संख्या में वृद्धि करता है और मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहित करता है। तो आपको पता होगा ये प्लैंकटन की संख्या को वृद्धि नहीं करता है और मत्स्य उद्योग को इससे प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जबकि कमी हो जाती है मत्स्य उद्योग की। निवर्णीकरण के कारण कमी होगी, किस में कमी होगी? तो मृदा उर्वरता में कमी होगी और वर्षा में कमी होगी। मृदा अपरदन में कमी से कोई मतलब नहीं है निवर्णीकरण का। लेकिन ये भी सही है, मृदा अपरदन में भी निवर्णीकरण के कारण कमी नहीं होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, ये ध्यान में रखना है, बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए भारत के विशिष्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो सही है वो देख लेते हैं, दोनों ही सही हैं इसमें। ये मानसून वन भी कहलाते हैं। मानसूनी वन आपसे पूछे किसको कहते हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन कहते हैं, तथा 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करने वाले प्रदेश में फैले हुए होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, ये अधिकांश देश के पूर्वोत्तर राज्यों झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों की ढलानों पर पाए जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देख ले थोड़ा सा, ये एक तरह से विशेषता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की जो अक्सर पूछ ली जाती है। देखिए अंटार्कटिक संधि प्रणाली ATS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन तीन में से बताना है कौन सा सही है। जो सही है वो 2 और 3 है, यानी देख लेते हैं जो सही है।
अंटार्कटिक संधि का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंटार्कटिका को संपूर्ण मानव जाति के लिए हित में निरंतर और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अनन्य रूप से उपयोग करना होगा तथा अंतरराष्ट्रीय असामंजस्य का कारण या दृश्य नहीं उपस्थित होगा। तीसरा है दूसरा स्टेटमेंट जो सही है वो है आपका, यह विज्ञान की आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य सैन्य गतिविधि प्रतिबंधित करती है तथा नाभिकीय विशिष्ट निपटान भी प्रतिबंधित करती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए अट अट जो गलत है वो वाला कौन सा है, अंटार्कटिका संधि केवल यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी महाद्वीपों के देशों द्वारा वॉशिंगटन में हस्ताक्षरित हुई। तो ये जो है केवल यूरोपीय और मध्य अमेरिकी उत्तर अमेरिकी महाद्वीपों नहीं, अन्य देश भी इसमें शामिल हैं। तो इस वजह से ही गलत हो जाता पहला। भारत के थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो जो सही है उसे देख लेते हैं। लूनी नदी इस मरुस्थल में लुप्त होने वाली एकमात्र नदी है। सही है ये बिल्कुल। उच्च वेग वाली वायु मरुस्थल से मृदा उड़ जाती है तथा मरुस्थल के भीतर बालुका स्तूपों को विस्थापित करती रहती है। और जो एक और सही है वो कौन सा है स्टेटमेंट, राजस्थान का थार क्षेत्र अफीम के उत्पादन और उपभोग का प्रमुख क्षेत्र है। और जो गलत है वो कौन सा है, यह मरुस्थल विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ये बिल्कुल ही गलत है, पीछे से आ चुका है। ये सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। भारत में आम्रवृष्टि मुख्यतः होती है। आम्रवृष्टि जो होती है आपकी केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर जो एक तरह से हवाएं चलती हैं गर्म, उनसे होती है आम्रवृष्टि। भारत के निम्नलिखित जीवों पर विचार करना है। संकटाग्रस्त जो हैं वो बताने हैं। संकटाग्रस्त बंगाल टाइगर, पिग्मी हॉग और आपके गांगे नदी डॉल्फिन। तो ये तीनों के तीनों ही संकटग्रस्त हैं, ये ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक स्वनिर्भर एवं स्व विनियमित परतंत्र को प्रदर्शित करता है? तो सही चुनना है इसमें से कौन सा है स्व जो अपने आप में एक तरह से खुद ही परतंत्र है। तो कौन कौन सा तालाब है और आपका दलदली भूमि है और समुद्र है, क्योंकि ये बंद हैं समुद्र, नदी और सॉरी नदी नहीं, तालाब, दलदली भूमि। और आपका नदी नहीं है क्योंकि नदी एक तरह से भाव की स्थिति में होती है, रुकी नहीं होती, तो उसका अपना परतंत्र एक तरह से नहीं हो पाता है। ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, सिविल सर्विस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न दो कथनों पर विचार करें कौन सा सही है? तो ये दोनों ही गलत हैं एक तरह से। तो इंडिया गेट का निर्माण प्रिंस वेल्स के स्वागत के लिए किया गया था। तो जब दोनों गलत हैं तो इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन विद्रोहों के संबंध में सन 1945 से 46 का काल सही काल से नहीं है? यानी कौन सा जो विद्रोह है वो 1945-46 में नहीं हुआ था। तो केवल व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं हुआ था, जो कि 1932-33 के आसपास हुए, 33-34 के आसपास हुए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है। और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था और आजाद हिंद फौज पर मुकदमे से संबंधित जो भी चले थे वो हुए थे दोनों। सन 1932 में गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल कारण क्या था? गोलमेज सम्मेलन से उत्पन्न निराशा का भाव। डायरेक्टली बता देना, आपको कंफ्यूज नहीं होना किसी भी प्रकार से। 26 जनवरी को हर व्यक्ति यह शपथ लेगा कि ब्रिटिश शासन के समक्ष घुटने टेकना मानव और ईश्वर के प्रति अपराध है। यह प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में, ध्यान में रखना है। अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से विवाद का कारण रहा H-1B वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो आप जवाब दे देंगे आराम से, अमेरिका से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोढ़ा समिति की सिफारिशें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संबंधित हैं थी। इस समिति का गठन भारत सरकार ने किया था। तो ये आपका पहला आंसर जो है बिल्कुल सही है। लोढ़ा समिति की सिफारिशें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संबंधित थी और इसका गठन जो भारत सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। न्यायिक सक्रियता का आशय क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करना है न्यायिक सक्रियता का आशय। न्यायालय का कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल से? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पीसीएस के लिए। तो ये आपके रिपब्लिकन पार्टी से, और जो ओबामा थे वो थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। वहाँ पर दो ही पार्टी महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रपति